डिसीज़ है दैट इज़ मलेरिया। मलेरिया जो है किससे होता है, कौन से होता है इसका, ये प्लाज्मोडियम होता है ना इसका कॉजेटिव एजेंट। तो जीनस प्लाज्मोडियम से ये होता है और इसकी जो टाइम होता है वो होता है जुलाई से लेके नवंबर तक, ठीक है। जुलाई टू नवंबर ये कॉज करता है इन्फेक्शन। और इसका टेम्परेचर, इसको फिजिबिलिटी चाहिए होती है 20 to 30 डिग्रीज तक का टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। बहुत नखरे वाला ये ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए। और रेनी सीजन्स में ये ज़्यादा, हैवी रेनफॉल में ही ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अच्छा, प्लेस वाइज भी हमने देख लिया कि हैवी रेनफॉल है। उसके बाद हम देखते हैं कि एज कौन सी होती है ज़्यादातर। ये सारी एजेस को अफेक्ट करता है, लेकिन जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं प्लाज्मोडियम से, क्योंकि उनके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। उसके बाद मेल्स जो होते हैं ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिस्क पे होती हैं वुमेन। जो सिकल सेल के जो डिजीज़ होते हैं ना उनके अंदर मलेरिया के चांसेस नहीं होते, बिकॉज वो अंदर ही उसको मतलब रिप्रोड्यूस करने में मतलब नहीं ना मिलते, सेल्स सारे टूट रहे होते हैं आरबीसी इस वजह से। तो सिकल सेल के जो लोग होते हैं उनके अंदर नहीं होता। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर ख़राब हो और जो है इस तरह से बाहर जो लोग सोते हैं, आउटडोर्स में सोते हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उससे ज़्यादा होता है। इम्यूनिटी इसकी रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से आती है। फिर डिटर्मिनेंट्स इसके आ जाते हैं, तो इसकी डिटर्मिनेंट्स यही होते हैं कि इसके प्लाज्मोडियम की 4 टाइप्स होती हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसकी जो मॉस्किटो की जीनस होती है वो एनोफ्लिस क्यूली की फेसिस होती है जो रूरल में होती है, और एनोफ्लिस स्टेप हैंसी जो है ना वो अर्बन में होती है, ठीक है। स्टेप इन अर्बन। उसके बाद आता है कि सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स इसके क्या होते हैं। जो अगर हमारे जो घर हैं वो इल वेंटिलेटेड हों, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जहाँ पे ज़्यादा होती हों, लो इकोनॉमिक स्टेटस हो, इसके अलावा जो है लेस इंसिडेंट होता है हाई अल्टीट्यूड्स पे, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर होता है। अब इसका जो वेक्टर होता है वो एनोफ्लस होता है, ठीक है। डेंगू में कौन सा था, एडिस था। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे एनोफ्लस मॉस्किटो है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो किससे होती है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो फीमेल होती है ना एनोफ्लस मॉस्किटो उससे होती है। कंटामिनेटेड नीडल से ये ट्रांसमिट हो सकता है, कंजेनिटली ये ट्रांसमिट हो सकता है मदर से बेबी में, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड में, ठीक है। इसके थ्रू ये हो सकता है। ये 4 इसके ट्रांसमिशन के वेज होते हैं, बाइट की वजह से, कंटामिनेटेड नीडल्स, कंजेनिटली या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद इसके जो फीचर्स होते हैं वो हमने देखने होते हैं। अब कम्युनिकेबिलिटी होती है इसकी तब तक जब तक सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर इसकी गेमेटोसाइट्स प्रेजेंट है, तब तक ही कम्युनिकेबल होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डेट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो मैंने बता दी। उसके बाद इसके जो रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन होते हैं वो मैन होता है और चिंपैंजीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड लिखे हुए हैं ना वो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना वो कॉटन मलेरिया का होता है, ठीक है। कॉटन मलेरिया कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका लिखा हुआ है ना प्लाज्मोडियम, मैंने आपको बताना था कि ये जो प्लाज्मोडियम मले इनके हैं, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम जो है ना ये मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है ये क्वाड्रेंट मलेरिया कॉज करता है। जो ओवेल होता है ये बिनाइन कॉज करता है। और जो जो है माइल्ड बिनाइन कॉज करता है। और जो विवेक्स होता है ये भी बिनाइन टर्शियन कॉज करता है, ठीक है। तो टर्शियन कौन सा है, FT, ठीक है, टर्शियन। और मलेरिया जो है वो एक्चुअली क्वाड्रेंट कॉज करता है। ओवेल जो है वो माइल्ड बिनाइन कॉज करता है और विवेक्स जो होता है वो बिनाइन टर्शियन कॉज करता है, ठीक है। ये आपने देख लिया। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड्स में आपको बता रही थी कि जो फाल्सिपेरम होता है ना इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन का होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। जब सबसे जल्दी ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स आते हैं इसका मतलब। और जो विवेक्स होता है ना इसके होते हैं 14 दिन, ठीक है। और जो ओवेल होता है इसके 17 दिन होते हैं। और ये जो कॉटन वाला होता है ना ये 28 डेज़, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसके, मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है, सबसे कम किसका है, फॉल्सिपेरम का। और बाकी का जो है ओवेल का आ जाता है और विवेक्स का 14 है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम इधर बात करें थे क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसकी जो पहली स्टेज होती है ना वो कोल्ड स्टेज होती है, कि मलेरिया जिसको होता है ना उसको फीवर हो जाता है, चिल्स होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, और राइगर्स होते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वो ब्लैंकेट ढूंढ रहा होता है किसी तरह मुझे ब्लैंकेट मिल जाए और मैं अपने आप को कवर कर लूँ। ये 15 मिनट तक इसका ना रहता है और 1 घंटे तक इसको ये वाले सिम्टम्स कोल्ड स्टेज वाले आ रहे होते हैं। फिर इसकी हॉट स्टेज होती है जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो 106 तक चला जाता है। अब टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाता है, उसको बहुत इंटेंस हेडेक स्टार्ट हो जाती है। उसका दिल करता है मैं बस अपने कपड़े उतार दूँ, इतनी गर्मी लग रही होती है उसे। और ये 6 घंटे तक तकरीबन रहता है। पिछला वाला 1 घंटे तक तकरीबन रह रहा था, 15 से 1 घंटे, और ये जो है 2 से 6 घंटे तक रहता है, ठीक है। उसके बाद स्टेज आती है एक्सेसिव स्वेटिंग की, और फिर स्टेज आती है
अच्छा, जो फेब्राइल पैरोक्सिज़म्स होते हैं ना, वो डेफिनेट होते हैं इंटरमिटेंट पीरियोडिसिटी रिपीटिंग एवरी थर्ड और फोर्थ डे। कि मैंने आपको बताया ना, वो जो क्वाड्रेंट था उसका मतलब वो 4 दिन के बाद फीवर होगा, फिर ख़त्म होगा, फिर 4 दिन बाद फीवर होगा, फिर उतरेगा, ऐसे करके। टर्शियन में क्या होता है कि हर 3 बाद फीवर ज़्यादा, फिर कम, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसकी जो क्लिनिकल फॉर्म्स आती हैं, स्वेटिंग स्टेज हुई और उसके बाद मतलब फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। सेरिब्रल जो मलेरिया होता है ना, उसमें फिर क्या होता है, जो सेरिब्रल मलेरिया होता है ना, इसकी जो टाइप्स होती हैं क्लिनिकल फॉर्म्स, सेरिब्रल मलेरिया। अब जो सेरिब्रल मलेरिया होता है ना, इसकी एक फॉर्म होती है फॉल्सिपेरम मलेरिया की ना। इसमें देखें क्या क्या हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, हेडेक हो रही है पेशेंट को, और कॉन्शियसनेस लूज़ हो जाती है, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट कोमा में चला जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सेरिब्रल मलेरिया, जिसमें कहते हैं कि बस मलेरिया सर को चला गया, ठीक है। उसके बाद इसके जो एलजेड मलेरिया होता है, एलजेड मलेरिया में याद रखना है, इसमें ना डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा मलेरिया था, एलगिड, एलगिड मलेरिया, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज़ द सेप्टिसिमिक मलेरिया। सेप्टिसिमिक मलेरिया में भी वॉमिटिंग हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे ब्लड के अंदर मलेरिया पूरी बॉडी में फैल गया, मतलब उसने अपने हमारे जो हेपेटोरीनल सिंड्रोम कॉज कर दिया। स्प्लीन जो होती है वो एकदम से फिर रप्चर हो जाती है, फीवर इसमें फिर हाई हुआ होता है, इसको हम कहते हैं सेप्टिसिमिक मलेरिया, ठीक है। और इसमें ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं जैसे किसी को टाइफाइड हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी हैव द ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर जो है, इसमें भी फीवर ही है, देखिए फीवर हर किसी में चल रहा है ज़्यादा वाला, ठीक है। जब ब्लैक वाटर फीवर जो है, इसमें क्या होता है कि देखिए वॉमिटिंग हो रही है, और ना इसमें ना ब्लड ब्लड जो होते हैं उसके आरबीसीज टूटना शुरू होते हैं, हेमोलिसिस होना शुरू हो जाती है। ब्लैक वाटर फीवर इसको इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें फिर ना यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है ना, इस वजह से इसको ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, कि फ़ीवर के साथ साथ जो है ना यूरिन में ब्लड आ रहा है। और ये देखें किडनी फेलियर हो जाती है बाद में, और सर्कुलेटरी कोलैप्स उसमें भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स है, सेरिब्रल मलेरिया, ये एक्रेड मलेरिया, एलगिड मलेरिया सॉरी, और ये सेप्टिसिमिक मलेरिया, और फिर ये ब्लैक वाटर फीवर है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फिर हमने इसको डायग्नोस कैसे करना होता है, तो थिक स्मीयर लेते हैं हम, थिन स्मीयर लेते हैं, ठीक है, और सीरोलॉजिकल टेस्ट कर लेते हैं इसमें हम, जिसमें हम जो है पास्ट इन्फेक्शन हमें बताता है सीरोलॉजिकल। अब जो आपने याद रखना, जो थिक स्मीयर होता है ना इसका, इसमें हमें पता चलता है कि मलेरिया पैरासाइट है, कोई ना कोई है, स्पीशी का भी नहीं पता चलता हमें थिक स्मीयर से। जो थिन स्मीयर होता है ना, ये थिक स्मीयर है, सॉरी थिक स्मीयर, ठीक है। जो थिन स्मीयर होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि कौन सी स्पीशी है, ठीक है, वो विवेक्स है, वेल है, मलेरिया या फाल्सीपैरम में, ठीक है। कौन सी स्पीशी है वो हमें पता चलती है किससे, थिन फिल्म से, ठीक है। थिन फिल्म हमें बताती है कि स्पीशी कौन सी है, और ये हमें बताती है कि मलेरिया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सीरोलॉजी आ जाती है। सीरोलॉजी मैंने आपको बताया कि हमें पास्ट टेस्ट आती है, और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो हमें रैपिडली जो है डिपस्टिक होती है, उससे हमें टेस्ट करते हैं सर्कुलेटरी पैरासाइट एंटीजन का, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस हो गई, उसके बाद हमें इसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो हम सबसे पहले प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट देते हैं, सॉरी, प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जितने भी फीवर केसेस हम अज्यूम कर रहे हैं ना, एक एरिया में अगर मलेरिया हो रहा है, तो उसको हम मलेरिया की तरह ट्रीट करेंगे। को एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम उसके सिम्टम्स रिलीव करें जो मलेरिया की तरह के आ रहे हैं, और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करें, ठीक है। तो उसमें हम क्या देते हैं, हम 4 ये जो होती है 4 अमाइनोक्विनोलोन देते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं लिखी हुई, 4 अमाइनोक्विनोलोन देते हैं, 600 मिलीग्राम्स की डोज देते हैं अडल्ट में, ठीक है। अगर क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है, मतलब ऐसा मलेरिया है जो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट हो, तो फिर हम क्या देते हैं, सल्फाडॉक्सिन देते हैं और पायरिमेथिमीन देते हैं। सल्फाडॉक्सिन जो होती है वो 1000 mg की होती है, ठीक है, और पायरिमेथिमीन जो होती है वो 50 mg की होती है, ठीक है, मतलब सल्फाडॉक्सिन ज़्यादा होती है। अच्छा, तो ये हमने देनी होती है कॉम्बिनेशन में, और प्रीमाक्वीन देनी होती है। प्रीमाक्वीन देते हैं हम 35 to 40, मतलब 40 mg की तकरीबन। 1000 सबसे ज़्यादा हमने सल्फाडॉक्सिन दी, 50 mg पायरिमेथिमीन है, ठीक है, और जो प्रीमाक्वीन है वो 40 mg की दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमने प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट करना होता है 4 अमाइनोक्विनोलोन का, और सल्फाडॉक्सिन का, पायरिमेथिमीन का, और प्रीमाक्वीन का, ठीक है। ये होगी हमारी प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट। फिर होती है कि हमारी जो फाइनल ट्रीटमेंट होती है रेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि जो रेडिकल ट्रीटमेंट होगी उसमें हमने क्या करना है, विवेक्स मलेरिया या मिक्स्ड इन्फेक्शन है तो उसके लिए। अच्छा, उसमें ना हमने जो 5 दिन के लिए हमने काम करना होता है, मतलब 5 दिन के लिए उनको जो है ट्रीटमेंट देना होता है। तो उसमें जो 5 दिन का जो पहला दिन होता है ना, उसमें हम क्लोरोक्वीन देते हैं, ठीक है, और प्रीमाक्वीन देते हैं, क्लोरोक्वीन प्लस प्रीमाक्वीन देते हैं पहले दिन, ठीक है। पहले दिन हम देते हैं 600 mg की जो है क्लोरोक्वीन, ठीक है, और प्रीमाक्वीन हम जो है 15 mg की दे रहे हैं, ठीक है।
मतलब आप समझ लें कि प्रीमाक्वीन हमने कम दे रहे हैं, ठीक है। और जो अगला दिन होगा ना 2 से 5 दिन, उसमें हमने क्लोरोक्वीन ख़त्म कर देनी और सिर्फ प्रीमाक्वीन 15 mg की देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉल्सीपैरम अगर मलेरिया है तो उसमें हम 3 दिन दवाई देते हैं, ठीक है। जो डे 1 होता है उसमें हम क्लोरोक्वीन देते हैं, उस क्लोरोक्वीन की डोज़ वही है 600 mg की। पहले दिन हम ये दे दी, ठीक है, अगर मलेरिया फॉल्सीपैरम वाला है। उसके बाद जो है हम 6 घंटे बाद जो है 300 mg की देते हैं। बस ये याद रख लें कि क्लोरोक्वीन देनी होती है 600 mg की। फिर डे 2 जो होता है ना उसमें हमने थोड़ी सी कम कर देनी होती है 300 mg की क्लोरोक्वीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डे 3 होता है ना उसमें भी हमने क्लोरोक्वीन 300 mg की देनी होती है, ठीक है। तो ये होगी फॉल्सीपैरम जिसमें हम सिर्फ क्लोरोक्वीन दे रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है कि वो वाला फॉल्सीपैरम मलेरिया जो कि अमाइनोक्विनोन रेजिस्टेंस है। तो मैंने हमेशा से बताया कि जो अमाइनोक्विनोन रेजिस्टेंस होगा ना उसमें हमने सल्फाटॉक्सिन और पायरीमीथामीन देनी होती है, ठीक है। ये हमने सेकंड ऑप्शन में रखी होती है हमेशा। सल्फाटॉक्सिन उसमें हमने 1000 दी थी ना, तो यहाँ पे हमने 1500 देनी है, थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। और वहाँ पे हमने पायरीमीथामीन जो है वो 50 दी थी ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है 75 mg की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये कॉम्बिनेशन में देंगे और इस तरह से प्लस हमने प्रीमाक्वीन देनी है 45 mg की। मतलब इसमें भी ना वो भी 40 दे रहे थे ना, तो 5 थोड़ी ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो ये उस केस में है जब फॉल्सीपैरम मलेरिया तो है लेकिन जो क्विनिलॉन रेजिस्टेंट है, ठीक है। फिर ये है कि जो क्लोरोक्वीन भी रेजिस्टेंट है और सल्फोनामाइड रेजिस्टेंट भी है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्विनीन देते हैं, ठीक है। क्विनीन और टेट्रासाइक्लिन देते हैं। मतलब ये भी काम नहीं करेगा, अब ये भी काम नहीं करेगा, तो फिर हम क्या देंगे, ठीक है। जो क्लोरोक्वीन भी रेजिस्टेंट है और ये भी रेजिस्टेंट है, फिर हम क्विनीन देते हैं और टेट्रासाइक्लिन देते हैं, ठीक है। क्विनीन और टेट्रासाइक्लिन की यह है कि वो 7 दिन तक हम देते होते हैं। क्विनीन जो है वो रोज़ाना हमने 1800 mg की देनी होती है, ठीक है। 1800 mg की रोज़ाना क्विनीन देनी होती है। और जो क्विनीन और टेट्रासाइक्लिन होती है ना, वो टेट्रासाइक्लिन जो हम देते हैं वो भी दे सकते हैं मतलब उसके साथ। तो टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो 1 to 2 mg डेली देनी होती है, ठीक है। 1800 क्विनीन है और 4 जो है वो 1 to 2 mg की टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए हम क्लोरोक्वीन देते होते हैं, लेकिन अगर क्वीन रेजिस्टेंट है तो फिर हम जो है उसको मतलब बाकी चीज़ें देंगे। अच्छा, अब हमने जब ट्रैवलिंग करनी है उससे पहले हमने कीमोप्रोफिलैक्सिस एक हफ़्ता पहले देनी है और 6 हफ़्ते तक जो है ना वो जारी रखनी है, ठीक है। ये इसका मलेरिया का कीमोप्रोफिलैक्सिस है कि क्लोरोक्वीन फॉस्फेट है उन लोगों को हमने देना होता है जो ट्रैवलर्स होते हैं मलेरिया रिस्क एरियाज़ पे जा रहे होते हैं, ठीक है। या जो रेजिस्टेंस टू क्लोरीन होगी उसमें डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होगी उसमें मेफ्लोक्विनिन भी दे सकते हैं और एटोवाक्विन प्रोगोनल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरोक्वीन फॉस्फेट वैसे देते होते हैं, लेकिन बाकी अगर रेजिस्टेंट है तो डॉक्सीसाइक्लिन, मेलोक्विन, एटोवाक्विन प्रोगोनल भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट थी। अब कुछ ना कुछ तो आपको याद हो गया होगा, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको याद हो, जितना याद होता है ना उतना लिखा आया करें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि इसकी जो हमने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करनी होती है तो इसकी सेम उसी तरह ही है कि हमने रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं, अपने आप को फुली कवर करना है, अपने घर को साफ़ रखना है, इर्द गिर्द जो है पेरी डोमेस्टिक सैनिटेशन रखनी है, स्क्रीनिंग ऑफ हाउसिंग करते रहना है, जो मच्छर है उनको मारना है, स्प्रेज यूज़ करने हैं, ठीक है। जितने भी फ्लावर पॉट्स हैं उनको खाली करना है, उनको जो है बाहर निकालना है, ठीक है। मतलब कि पानी जो है वो जमा होकर नहीं रखना है, वाटर कंटेनर्स को साफ़ रखना है, ड्राई रखना है। सैनिटेशन जो सीवरेज का सिस्टम होना चाहिए ना वो आपका अच्छा सा होना चाहिए बाहर, ठीक है। और ये है कि कीमोप्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट आप देते होते हो, जो मैंने आपको बताया क्लोरोक्वीन देते हो और बाकी जो देते होते दवाइयाँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि कीमोथेरेपी आप देते हो, बाकी आप अगर ट्रीटमेंट देना हो तो, ठीक है। बाकी आप ये लिख सकते हो लार्वेसाइड्स यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ इस तरह की कॉमन इसकी जो जनरल सी चीज़ें होती हैं वही आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब जो स्प्रे होता है ना उसको आप जो है वो मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए देते हो 10 days, ठीक है। और जो स्प्रे होना चाहिए वो नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, स्टेनलेस होना चाहिए, हमारे लिए हार्मलेस होना चाहिए और 12 घंटे तक इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है रोल बैक मलेरिया होता है। इसमें यही कि मलेरिया के कंट्रोल के लिए जो मेजर्स लिए थे WHO वगैरह ने, उसमें ये थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ है कि रोल बैक मलेरिया है जिसमें हम हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, उनको बेटर डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी लेवल पे उनको प्रॉपर और एक्सपेंडेड यूज़ करवाते हैं इंसेक्टिसाइड्स का और मॉस्किटो नेट्स का। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और बेसिक हेल्थ केयर तक उनकी एक्सेस रखवाते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो एंटी मलेरिया ड्रग्स और वैक्सीन जो हैं वो मोर इफेक्टिव बनाएं जो कि रेजिस्टेंस होती जा रही है उसके लिए, ठीक है। फिर इसके पास पेपर्स कर लेते हैं कि पॉपुलेशन जो है विलेज की वो 8000 है और उस पर हमने मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट किया, ब्लड फिल्म्स हमने लिए, रिजल्ट्स हमें ये मिले कि 1000 में से जो 1 ईयर से कम वाले लोग थे उसमें 250 बच्चे पॉजिटिव थे
2000 जो अबव 1 ईयर थे उनमें 12 ईयर्स ऑफ एज पॉपुलेशन की 300 जो है वो पॉजिटिव थे, ठीक है। 1 ईयर टू 12 ईयर्स के दरमियान वाले जो लोग थे उसमें 300 पॉजिटिव थे और बाकी जितनी 5000 पॉपुलेशन थी उसमें 2000 पॉजिटिव थे। तो कौन सी जो रेट होता है वो इंडिकेट करता है रीसेंट मलेरियल ट्रांसमिशन। तो ये जो रेट होता है ना इसको हम कहते हैं इन्फेंट पैरासाइट रेट, ठीक है, इन्फेंट पैरासाइट रेट। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है और इसके सिलेक्शन का भी बता देती हूँ। पेशेंट रिपोर्ट्स टू यू विद फीवर, राइगर्स, चिल्स, वीकनेस, एलर्जी हुई हुई है उसको, पूरी बॉडी में पेन्स हैं, इचीज़ हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हमें पॉजिटिव मिला है, रिंग प्रोटोजोआ, तो क्या होगा, मलेरिया होगा। वेक्टर कौन सा होगा इसमें, एनोफ्लिस होगा, ठीक है। और कौन सी हम कंट्रोल कैसे करेंगे इसको, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका। फॉर्मर है और उसको फीवर एंड राइगर्स हैं, ब्लड में रिंग फॉर्म मिली है इसकी प्रोटोजोआ की, और उसको क्लोरोक्विन टेबलेट्स दे रहे थे 4 दिन से लेकिन फ़ीवर अभी तक उसको है। इट मीन्स कि क्या है, फ़ीवर अभी तक परसिस्ट कर रहा है, इट मीन्स उसको क्लोरोक्विन जो दे रहे थे वो उससे रेजिस्टेंट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल कॉज इसका क्या होगा, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फॉल्सिपारम होगा। तो कौन से मेजर्स लेंगे प्रिवेंशन के लिए, उन्होंने यही पूछा हुआ है ना कि इसका फॉर्मूला लिखे। तो इन्फेंट पैरासाइट रेट होता है मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स होता है फॉर द रीसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपने याद रख लेना है कि पॉजिटिव फॉर मलेरियल पैरासाइट, कितने लोग हैं जो पॉजिटिव हैं मलेरियल पैरासाइट से, डिवाइडेड बाय ब्लड स्लाइड एग्जामिन्ड फ्रॉम इन्फेंट्स की, जितनी ब्लड स्लाइड हमने एग्जामिन की इन्फेंट्स की, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि कितनी एग्जामिन की थी, उनमें से कितने पॉजिटिव आए हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली द इन्फेंट पैरासाइट रेट ना। तो वो आपको आपने क्वेश्चन में देखना कि जो 1000 हमने जो थे इन्फेंट्स उसमें से कितने पॉजिटिव आए हुए थे, 250 पॉजिटिव आए हुए थे, ठीक है। तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपका इन्फेंट पैरासाइट रेट आ गया। तो ये क्या होता है, आप इसको क्यों यूज़ करते हो कि ये परसेंटेज होती है इन्फेंट्स की जो 1 ईयर से कम होते हैं उनको मलेरियल पैरासाइट्स उनकी ब्लड फिल्म में आ रहे होते हैं। इसको हम मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं रीसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया का किसी भी लोकेलिटी में। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर 3 साल हमने जो है कांस्टेंट इन्फेंट पैरासाइट रेट किसी भी जगह का लिया और वो 3 साल तक ज़ीरो हमें मिला, इसका मतलब कि वहाँ पे कोई मलेरिया की ट्रांसमिशन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली इसका है कि इन्फेंट पैरासाइट रेट जो है उसका हमें जस्टिफाई क्यों किया कि हमने ये क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि एक्चुअली कि हमें बता रहा होता है कि किसी भी जगह पे रीसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया है कि नहीं, ठीक है। अगर ये ज़ीरो आएगा 3 साल तक तो इसका मतलब कि वहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं हो रही, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द आंसर, दिस इज़ ऑल अबाउट द मलेरिया।